Welcome to online Guruji classes. This is part second of our lecture series on para jumble. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले पैरा जंबल का पार्ट 1 पक्का से देख ले। क्लियर? पार्ट 1 पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए कि मैं पैरा जंबल के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, मैंने उस पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग सेंटेंस। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को ये डिसाइड करना कि आप लोगों का स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग सेंटेंस मिल गया ना, फिर तो लिंक बनाने बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि स्टार्टिंग सेंटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज बोलूं या कुछ फीचर्स टाइप के ही बोलूं मैं उसे, होते हैं जिनसे आप लोगों को पता चल जाता है कि ये मेरा स्टार्टिंग सेंटेंस है। ठीक है, मैंने कुछ रूल्स बताए थे वहां पे। जैसे मैंने बोला था कि स्टार्टिंग सेंटेंस कभी भी आप लोगों के में प्रोनाउन नहीं होते इन जनरली। सेकंड, उन पे कनेक्टिंग वर्ड से वो सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते, जैसे बट हो गया, इफ हो गया, वेदर हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग सेंटेंस होता है वो एक जनरल आइडिया को बताता है और वो खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, एक फैक्ट को बताता है और खुद में स्टैंड अलोन करता है। मींस वो सेंटेंस खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। मींस अगर कोई और सेंटेंस भी ना हो तो वो खुद में ही अपनी पूरी बात बोल लेता है वो सेंटेंस। क्लियर? तो मेन बात यही डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर आप लोग पक्का से देखें। क्लियर? ओके, इस लेक्चर पे हम लोग दो पैरा जंबल के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ का ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आप लोगों का आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है। क्लियर? इंग्लिश पे 5 नंबर का ये क्वेश्चन प्री पे भी आता है और मेंस पे भी आता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश के कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, हर कोई इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता है बहुत कम टाइम में। क्लियर? आपको ज्यादा इंग्लिश की नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं है, बस क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, सेंटेंस अरेंज हो जाएंगे। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सी, फर्स्ट एम रखो स्टार्टिंग सेंटेंस को ढूंढना और स्टार्टिंग सेंटेंस के बाद लिंकिंग करना। ठीक है, चलो मैं देखो होपफुली आपने वो लेक्चर देखा होगा और अब उसी लेक्चर से आगे हम इसे प्रोसीड करते हैं। क्लियर? ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज द ग्रुप डिजायर टू एनहांस। द ग्रुप डिजायर्ड, अब किस ग्रुप की बात कर रहा है? मुझे अभी तक उसने कहीं ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं करा है। इसका मतलब जो उसने ये बोला द ग्रुप डिजायर्ड, ग्रुप क्या है? ग्रुप कुछ डिजायर्ड कर रहा है, बट कौन से ग्रुप की वो बात कर रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ग्रुप की तो अभी तक बात ही नहीं हुई। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? दिस सेंटेंस कैन नॉट बी माई फर्स्ट सेंटेंस। क्लियर? बट एक बार पढ़ के जरूर रख लो कि सेंटेंस में बोला क्या है। देखो, द ग्रुप डिजायर्ड टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस इन स्कूल with an interactive digital medium that can be used within and outside the classroom। ठीक है, आप पढ़ो ना पढ़ो सेंटेंस को, ठीक है, तब भी इतना तो आइडिया है कि ठीक है, एक ग्रुप, द ग्रुप डिजायर्ड, एक किसी ग्रुप की बात हो रही है और वो ग्रुप कौन सा है मुझे पता नहीं, और उसने यहाँ पे क्या लगाया है? द लगाया है। इसका मतलब द ग्रुप बोला है उसने। द क्या आप लोगों का डेफिनेट आर्टिकल है। इसका मतलब जो ग्रुप की वो बात कर रहा है ना, वो ग्रुप पहले कहीं डिस्कस हो चुका है पैराग्राफ में ऊपर। इसका मतलब ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते। देन द टीचर, सी, देन किसे दिखाता है आपका? देन आपको दिखाता है कंटिन्यूटी को दिखाता है। देन पता है ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है
THEN और THAN पे मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी कराया था, ठीक है। THEN क्या दिखाता है? THEN कंटिन्यूटी दिखाता है, और THAN क्या दिखाता है? कंपैरिजन दिखाता है। तो कंटिन्यूटी वाला ये सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी मेरा ओपनिंग सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट, एडुटर decided by the group of engineers, all alumni of Indian Institute of Technology, when they founded Eduter Technologies in August 2009। ठीक है, अब ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक कंफ्यूजन है इस पे, चलो इसे मैं मार्क कर लेता हूं कि इस पे मुझे वो सिंपल प्रोनाउन के रूल्स नहीं दिखे, ठीक है। नेक्स्ट, दे कैन इवन टेक टेस्ट, हु आर दे? दे तो कोई प्रोनाउन है, और आपको पता है कि आपके पहले सेंटेंस में तो प्रोनाउंस हो नहीं सकते। इसका मतलब ये दे किसी को रिफर्ड बैक कर रहा होगा ना, ये प्रोनाउन है, मतलब कोई नाउन यूज हुआ होगा पहले, उस नाउन के लिए यहां पे दे यूज हुआ है ना, इसका मतलब ये भी आप लोगों का ओपनिंग सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट, विद दिस डिजायर दे क्रिएटेड अ सॉल्यूशन। विद दिस डिजायर दे क्रिएटेड अ सॉल्यूशन। विद दिस डिजायर, किस डिजायर की बात हो रही है? कौन है ये दे? इसकी तो कहीं बात ही नहीं हुई है अभी तक, तो ये कैसे ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है? क्या डिजायर है? डिजायर की कहीं बात हुई है? कोई डिजायर की बात नहीं हुई है। दे कौन है? अभी सेंटेंस पे कोई नाउन ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो आप कैसे उससे पहले सेंटेंस पे प्रोनाउन को यूज कर सकते हो? पहले नाउन इंट्रोड्यूस होगा, फिर उस नाउन के लिए प्रोनाउन यूज होगा ना। तो इसका मतलब यहां पर ये सेंटेंस भी आपका ओपनिंग सेंटेंस नहीं है। क्लियर? ओके, लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अ मैकेनिक वर्क्स ऑन मोटर एंड अकाउंटेंट हैज हिज कंप्यूटर। Likewise, if a student has to work on a machine of device, what should it be called? उसे क्या कहना चाहिए? ठीक है, ओके। अब ये सेकंड सेंटेंस है, ये भी मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। क्लियर? तो मैंने चार सेंटेंस ए, बी और डी और ई को तो एकदम ही एलिमिनेट कर दिया। देखो, आप में से हर कोई इसे एलिमिनेट कर सकता था, ठीक है। 99% स्टूडेंट इसे एलिमिनेट कर सकते थे, ये चारों सेंटेंस को, ठीक है। अच्छा, ये चार सेंटेंस एलिमिनेट हो गए। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को, ठीक है, देखो मैं इसीलिए इतने आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन पे आप लोग कंसेप्ट सीख गए ना, एक बार कंसेप्ट बन गया फिर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम एक क्वेश्चन को डीपली देखते हैं, कहां पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है किसी को भी। क्लियर? तो यहां पर ये दो सेंटेंस मैं सोचता हूं सी और एफ, जिसपे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ओके, अब दोनों सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ो। A mechanic work on motor and accountant has his computer. Likewise, if a student has to work on a machine of device, what should it be called? Okay, ये सेंटेंस एक जनरल सेंटेंस है, कहीं पे कोई प्रोनाउन यूज नहीं हुआ, ठीक है, सारे नाउन ही यूज हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेंटेंस खुद में एक कंप्लीट भी सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ो। Eduter decided by the group of engineers, all alumni of Indian Institute of Technology, when they founded Eduter Technology in August 2009। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस पे कंफ्यूजन था ना, जरा यहां पर देखो, इसने क्या बोला? What should it be called? इसे क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए इसे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडुटर। इसे क्या कहना चाहिए? एडुटर डिसाइडेड बाय द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, ऑल एल्यूमिनाई ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन दे फाउंडेड एडुटर टेक्नोलॉजीज इन 2009। यहां पर वो मशीन, लाइकवाइज इस मशीन की बात हो रही थी ना यहाँ पे, इफ अ स्टूडेंट हैज टू वर्क ऑन अ मशीन ऑफ डिवाइस, वो कह रहे हैं कि इस मशीन को क्या कहना चाहिए? तो आंसर क्या है? इस मशीन को कहना चाहिए एडुटर। क्लियर?
तो इसका मतलब यहां से दोनों से कंफ्यूजन एकदम एकदम साफ दूर होता है। मुझे पता चल जाता है कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। मेरा फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए एफ। खुद में एक जनरल सेंटेंस भी है और उसने एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट शुड इट बी कॉल्ड, इट शुड बी कॉल्ड एडुटर। यहां पे उसका आंसर दे रहा है एडुटर डिसाइडेड बाय द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। क्लियर। तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस एफ है और मेरा सेकंड सेंटेंस क्या है, मेरा सी है। ठीक है, आप एफ को एलिमिनेट कर दो, आप सी को भी एलिमिनेट कर दो। ओके ठीक है, ओके। बाय द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, decided by the group of engineers, the alumni of this when they founded Eduter Technologies in August 2009। ठीक है, अब आ जाओ इस पे किसकी बात हुई, decided by the group of engineers, मेरी ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, अब ग्रुप की बात हुई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर डिसाइडेड बाय द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स की बात हुई और यहां पर क्या हुई, द ग्रुप डिजायर्ड। अब इस ग्रुप का डिजायर्ड बता रहा है। क्लियर, देखो साफ साफ लिंक हो रहा है। ठीक है, यहां पर ग्रुप बना, ठीक है, उस ग्रुप का यहां पर डिजायर बताया गया है। ठीक है, द ग्रुप डिजायर्ड, ठीक है, कि ग्रुप ने डिजायर्ड किया टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस इन स्कूल विद एन इंटरेक्टिव डिजिटल मीडियम दैट कैन बी यूज्ड विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम। ठीक है, ये ग्रुप ने डिजायर्ड करा। अच्छा, एक बार डिजायर्ड करा तो इस डिजायर्ड के लिए क्या करा, विद दिस डिजायर्ड। सी, सारे आपस में लिंक्ड है। ठीक है, क्लियर। आपको शुरू के सॉरी शुरू के 5-6 वर्ड से ही लिंकिंग हो जाती है, पूरे सेंटेंस तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, यहां पर देखो उसने बोला व्हाट शुड इट बी कॉल्ड, मैंने बोला इसे क्या करना चाहिए, एडुटर। एडुटर होना चाहिए डिसाइडेड बाय द ग्रुप ऑफ इंजीनियर। अब इसके बाद क्या हुई, जो एडुटर द ग्रुप डिजायर्ड, जो ये ग्रुप बना था ना, द ऑल द एल्यूमिनाई ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप ने क्या किया, डिजायर किया था। द ग्रुप डिजायर टू एनहांस, ठीक है, द ग्रुप डिजायर टू एनहांस करा तो विद दिस डिजायर्ड। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ओके, तो सी के बाद आप लोगों का ए आता है और ए के बाद आप लोगों का ई आ जाता है। अच्छा, देखो मैंने सेंटेंस पढ़े भी नहीं है, ठीक है, मैं शुरू के बस 4 लाइन 4 वर्ड्स ही पढ़ के लिंक कर रहा हूं। क्लियर, उसके बाद आ जाते हैं। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच गया ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। क्लियर। अच्छा, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, देखो मेन क्रक्स देखो, बी और डी में देखो पहले क्या होगा। ठीक है, ओके, देन द टीचर कैन एक्ट ऑन द डाउनलोडेड डाटा। कैन एक्ट ऑन द डाउनलोडेड डाटा बोल रहा है कि टीचर डाउनलोडेड डाटा पे काम कर सकता है। ठीक है, ओके, इस पे क्या कर रहा, दे कैन इवन टेक टेस्ट एंड सबमिट देम डिजिटली यूजिंग द सेम टैबलेट एंड टीचर इन टर्न कैन डाउनलोड द टेस्ट। ओके, अब देखो यहां पर उसने डाउनलोड किया है, उसके बाद पहले डाउनलोड करेगा तभी तो उस डाउनलोड डेटा पे काम करेगा ना। कैन एक्ट ऑन द डाउनलोड डेटा बोल रहा है। ठीक है, तो यहां से जहां भी कॉमन वर्ड मिले ना वहीं पे लिंकिंग शुरू हो जाती है। जैसे यहां ग्रुप मिला, ग्रुप से डिजायर्ड हुआ, इस डिजायर्ड के साथ विद दिस डिजायर्ड, ये यहां पे लिंक हो गया। ठीक है, अब देखो इन 2 सेंटेंस लास्ट पे जो बच गए थे बी और डी, अब उसने यहां पर पहले वो डाउनलोड करेगा, उसी के बाद तो उस डाउनलोड डेटा पे एक्ट करेगा ना। क्लियर, तो इसका मतलब यहां से साफ साफ है कि मेरा ई के बाद डी आएगा और डी के बाद बी आएगा। क्लियर, इजिली। सही बताऊं, मुझे इस पैराग्राफ पे उसने बोला क्या ये भी समझ में नहीं आया। से मैं बोलता हूं मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, बट मैंने वर्ड से आराम से लिंक कर लिया। अगर मुझे इंग्लिश टफ आ जाती है, पैसेज पैराग्राफ इतना टफ है कि समझ में नहीं आ रहा, तब भी वर्ड्स तो आपको पकड़ने आते हैं ना। अब वर्ड्स को पकड़ो, उसी से लिंक हो जाएगा। ठीक है, कोई इस पूरा मतलब प्रैक्टिकल है ये एकदम, मतलब क्या कहते हैं, इस पे इंग्लिश की जगह ना मैथमेटिकल रूल चलते हैं पैरा जंबल में पूरे आपके।
ठीक है, फॉर्मूले जैसे अप्लाई करते हैं ना मैथ्स पे, स्टेप बाय स्टेप और आंसर निकलता है, वैसे ही पैरा जंबल है। ठीक है, ज्यादा समझ में नहीं आता है, आप लोग ऐसे ही से आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? देखो मैंने इस पे कहीं आपको कोई मतलब नहीं बताया, कोई भी सेंटेंस को मैं इसे इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जो जिसके इंग्लिश का लेवल अच्छा नहीं है, जिसे इंग्लिश अच्छे से ज्यादा समझ में नहीं आती है टिपिकल इंग्लिश, वो भी इसे एग्जाम पे बना पाए। कैसे वर्ड्स को लिंक करा, डिजायर, देखो डिजायर आया, द ग्रुप डिजायर्ड, पहले ग्रुप ने डिसाइड करा विद दिस डिजायर, उसी डिजायर के लिए तो आगे काम करेगा ना। दे क्रिएटेड अ सॉल्यूशन, उन्होंने डिजायर किया कि वो ऐसा एक लर्निंग का इंटरेक्टिव डिजिटल मीडियम बनाएंगे विद इन, जिसे कि आप लोग विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम यूज कर पाओ। विद दिस डिजायर, इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए दे क्रिएटेड अ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, इतने लिंक हो गए। उसके बाद दो सेंटेंस बचे थे, फिर मैंने देख लिया कि इन दोनों सेंटेंस में पहले कौन सा सेंटेंस आना चाहिए। क्लियर? मैंने देखा पहले एक पे क्या है, डाउनलोड डेटा पे वो काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है उससे पहले डेटा को डाउनलोड तो करेगा तब तो उस पे काम करेगा। क्लियर? ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, सी अगर इतना भी सीख गए ना और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा एग्जाम पे क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, 5 नंबर बन जाएंगे इंग्लिश पे। और ठीक है, और जल्दी बना लोगे आप लोग, ये भी बात है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बिना समझाए अगर बनाने जाऊं तो हार्डली ये क्वेश्चन को बनने में 1.5 मिनट लगेगा। ठीक है, और 1.5 मिनट पे 5 नंबर आ जाते हैं तो बहुत सही है। क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस पे भी सेम अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन को, 1-2 लाइन ही पढ़ के आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिखने में देखो 7 सेंटेंस है। ठीक है, टारगेट क्या है, फर्स्ट सेंटेंस फाइंड करना, सेकंड टारगेट क्या है, सेंटेंस को आपस में लिंक करना। लिंक कैसे करना है, उन्हीं के वर्ड्स पे सब चीज छुपा रहता है। ठीक है, पैराग्राफ है तो ये जो पैसेज है ये किसी एक पैराग्राफ से ही उठा के आप लोगों को, जैसे एक पैराग्राफ होगा ना, उस पैराग्राफ को 7 हिस्सों में तोड़ दिया होगा। ठीक है, उसके बाद उसे जंबल्ड करके आपको दे दिया। बट ऑब्वियस सी बात है, जब जिस पैराग्राफ से उठाया गया होगा तो पैराग्राफ में तो कोहेरेंसी मेंटेन थी होगी ना, तो उसी का आप लोगों ने फायदा उठाना है और उसी से आप लोगों ने बस वो पैराग्राफ के जो रूल्स होते हैं ना, वो रूल्स याद रखने हैं और इजीली आप लोग इसे इजीली सीक्वेंस पे ला सकते हो। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, टू एलोबोरेट ब्रीफली ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक एंड डायमेंशन, वो किसकी बात कर रहा, ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक एंड डायमेंशंस। मैंने कहीं पे कोई कैरेक्टरिस्टिक की बात की अभी तक सेंटेंस पे नहीं की, तो ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्टिंगली, कॉन्ट्रास्टिंगली आ रहा है मतलब किसी चीज को वो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी मेरा क्या है, पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ दीज बुक्स, बुक्स की बात हुई है कहीं पे, दीज बुक्स, मुझे क्या पता कौन से बुक्स की बात हो रही है, ऐसे कभी कोई सेंटेंस शुरू होगा इन मोस्ट ऑफ दीज बुक्स, कौन से बुक्स की बात हो रही है, कोई बुक की तो अभी तक कोई लिंक आया ही नहीं, ये भी मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। यहां से दीज बुक्स। नेक्स्ट, अनदर ऑथर पॉइंट आउट, अनदर ऑथर पॉइंट आउट, इसका मतलब इससे पहले भी कोई एक ऑथर रहा होगा। ठीक है, ये की है यहां पर। ठीक है, अनदर ऑथर पॉइंट्स आउट, ऐसे ही एकदम आपके दिमाग पे क्लिक हो जाना चाहिए कि अनदर ऑथर पॉइंट आउट उसने बोला है, इसका मतलब इससे पहले भी कोई एक ऑथर की बात वो कर चुका है। क्लियर? ओके, तो आप इसे भी मार्क कर लो, अनदर ऑथर पॉइंट आउट। नेक्स्ट, न्यूमरस बुक्स on constructing and using language test have been written by various author. Okay, numerous book on constructing and using language test have been written by various authors. Okay, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस होगा, मुझे तो पता चल गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस पे कोई भी आप लोगों का लिंकिंग वर्ड से शुरू नहीं हुआ सेंटेंस, इस पे कोई भी प्रोनाउन नहीं दिखा मुझे, ये एक जनरल सेंटेंस है।
ठीक है, जो खुद में ही कंप्लीटली स्टैंड कर सकता है। ठीक है, ओके, चलो आप लोगों को नहीं दिखा, आप लोग डाउट पे हो, तो चलो मैं इसे डाउट पे रख देता हूं। ओके, CRM ऑन द अदर हैंड्स, CRM ऑन द अदर हैंड्स बोल रहा है, इसका मतलब इससे पहले भी तो कोई एक हैंड रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब CRM से पहले उसने कुछ चीज डिस्कस किया हुआ होगा। ठीक है, तभी तो बोल रहा है CRM ऑन द अदर हैंड्स। ठीक है, तो ये भी मेरा पहला सेंटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द ऑथर्स क्लियरली delineates the differences of these two types, जो दो टाइप्स की बात की गई है ना, उनका डिफरेंस किसी एक ऑथर ने क्या रहा, और यहां पर क्या हुआ, अनदर ऑथर पॉइंट आउट। ठीक है, इसका मतलब पहले ये ऑथर आया, उसके बाद ये ऑथर आया, सेकंड ऑथर ये है, इतना भी मुझे पता चल गया। और यहां से ये बात भी क्लियरली हो गई कि भाई ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द ऑथर्स क्लियरली delineates the differences of these two types। कौन है भाई? दो टाइप्स किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इसका मतलब ये भी मेरा ओपनिंग सेंटेंस नहीं है। तो क्लियरली मेरा ओपनिंग सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ई। सेंटेंस ई क्या है? मेरा ओपनिंग सेंटेंस है। ई को लिख लिया मैंने, ई को काट दो। क्लियर? ओके, न्यूमरस बुक्स ऑन constructing and using language test have been written by various authors। अच्छा, numerous books की बात कर रहे हैं। सी, अब ऊपर आपने यहां क्या किया था? these books, in most of these books। सी देखो, एकदम से लिंक बन रहा है, कोरेंसी एकदम दिख रही होगी, तो मुझे सीधा पता चल जाएगा numerous book on constructing and using language tests have been written by various author। in most of these books the author classify a measurement strategy as either norm referenced NRM और criterion referenced CRM। ठीक है, ओके, तो E के बाद क्या है? C है। these books और numerous books, पहले numerous book की बात करा, in most of these books, books आ गया, लिंक वहां पर सीधा आप लोगों को दिख रहा है, आपको पता है E के बाद C है। ओके, अब ध्यान दो, यहां पर आपने जी वाले सेंटेंस पे कीवर्ड क्या करा था? दीज टू टाइप्स। क्लियर? और अगर आप सेंटेंस सी को अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे उसने क्या बोला कि बहुत सारी बुक्स लिखी गई है। इन मोस्ट ऑफ द बुक्स द ऑथर क्लासिफाई अ मेजरमेंट स्ट्रेटजी एज ईदर NRM और CRM। ठीक है, तो इसने यहां पर दो चीज की बात की है, NRM और CRM, ये दो चीज की बात की है उसने। ठीक है, इसी को यहां पर ये इसने बोल दिया दीज टू टाइप्स। क्लियर? वन ऑफ द ऑथर क्लियरली डेलिनेट्स द डिफरेंस ऑफ दीज टू टाइप्स बाय फोकसिंग ऑन कैटेगरीज ऑफ टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक एंड लॉजिकल डायमेंशन। सीधा सीधा वहां से लिंक हो गया, ये दो टाइप आए, ये दो टाइप को यहां पर उसने डिस्कस कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो सी के बाद आप लोगों का क्या हो गया? जी आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या चीज की बात हुई है? देखो यहां का कीवर्ड क्या है, उसने दो चीज पे फोकस किया, कैरेक्टरिस्टिक एंड लॉजिस्टिकल डायमेंशंस। क्लियर? किस चीज पे बात हुई है? टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक एंड लॉजिकल डायमेंशन। अच्छा, और मैंने एक और बात आप लोगों को बताई थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जैसे यहां पर दो चीज की बात हुई ना, NRM और CRM की। क्लियर? तो जो पैराग्राफ होगा ना, उस पे भी ये सीक्वेंस मेंटेन होगा। इसका मतलब पहले वो NRM को डिस्कस करेगा, फिर CRM को डिस्कस करेगा, फिर ऐसे चलेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि पहले उसने NRM लिखा है, फिर CRM लिखा है, इसका मतलब पहले NRM आएगा, फिर CRM आएगा। ठीक है, पहले CRM फिर NRM नहीं आएगा, सीक्वेंस में वो लिखा होगा ना उसने, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? अच्छा, टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक एंड लॉजिकल डायमेंशन, सीधा सीधा आ जाओ यहाँ पे।
कैरेक्टरिस्टिक एंड डायमेंशन पहले से टिक हो रखा है। क्लियर? तो इसका मतलब जी के बाद सीधा हम लोग कहां जंप करेंगे, और देखो यहां पे दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट एनआरएम, मैंने क्या बोला, सीआरएम से पहले एनआरएम उसने लिखा है, तो वो एनआरएम को ही डिस्कस करेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो जी के बाद क्या आएगा आपका, ए आएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एनआरएम के बाद उसे किसे डिस्कस करना है, एनआरएम के बाद उसे सीआरएम को डिस्कस करना है। क्लियर? एनआरएम के बाद सॉरी यार, खांसी ने ना परेशान कर दी, एक सेकेंड। हाँ, ओके, सी कहां पे थे, एनआरएम। हाँ, एनआरएम के बाद यहां पर देखो, उसके बाद मुझे पता है एनआरएम के बाद सीआरएम डिस्कस हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर तो ये कॉन्ट्रास्टिंगली द सीआरएम, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंगली द सीआरएम है ऑप्शन बी, और सीआरएम ऑन द अदर हैंड। समझ रहे हो ना दोनों पे डिफरेंस? अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा इशू हो सकता है कि बच्चे लोग बी के साथ जाना पसंद करें या एफ के साथ जाना पसंद करें। ठीक है, ओके, कहां तक थे, ए पे पहुंच गए। ठीक है, ओके, एफ देखो, सीआरएम ऑन द अदर हैंड्स बता रहा है साफ साफ कि सीआरएम ऑन द अदर हैंड आर मोर स्पेसिफिक अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट intend to be used for motivating student by measuring to what percent they have achieved mastery of the taught for learned material. Clear? इस पे वो बता रहा है कि एक चीज में वो एप्टीट्यूड और प्रोफिशिएंसी की बात कर रहा था। ठीक है, और यहां पर उसने किस पे बात करी, सीआरएम पे। किस चीज की बात करी उसने, कुछ भी बात नहीं करी, सीधा सीधा पता है यार, ए के बाद एफ आएगा। क्यों, पहले एनआरएम डिस्कस हुआ, उसके बाद सीआरएम डिस्कस होगा। मुझे पैसेज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट मैं लॉजिकली उसे पकड़ रहा हूं। ठीक है, ओके, सीआरएम वाला भी डिस्कस हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, अब आपके पास आगे ये दो सेंटेंस बच गए, बी और डी। यहां पर देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला है, दो चीज यहां पर भी है, दोबारा से आ रहा है, एनआरएम और सीआरएम। मैंने क्या बोला है आप लोगों को, जब भी डिस्कशन होगा एनआरएम पहले आएगा फिर सीआरएम आएगा। क्लियर? तो अनदर ऑथर पॉइंट आउट हाउ द टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशंस that an NRM offers is the relative performance of the students compared with that of the others, resulting in ideally a bell curve distribution. उसने NRM की बात की, फिर contrastingly the CRM, उसके बाद बता रहा है NRM में ऐसा है, contrastingly CRM पे ऐसा है। ठीक है, ओके, तो F के बाद आपका पहले NRM डिस्कस होगा, contrastingly CRM डिस्कस हुआ होगा, तो पहले डी आएगा फिर बी आ जाएगा, ये आपका सीक्वेंस होगा। क्लियर? ठीक है, अच्छा आप लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, मैंने पैसेज को बना भी दिया, और पैसेज में ट्रस्ट में क्या बोला है मैंने वो समझने की कोशिश भी नहीं की। क्लियर? और आपको भी ये कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम्स पे, बस जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं आप उसे फॉलो करो। फर्स्ट रूल, सेंटेंस पे फर्स्ट सेंटेंस ढूंढो, पहला सेंटेंस ढूंढना है। पहला सेंटेंस ढूंढने के बाद, और जितने बार आप लोग ऐसे करते रहते हो ना, जैसे सेंटेंस पढ़ते हो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, उस पे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे यहां पे दीज कैरेक्टरिस्टिक, कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है मुझे वो पता होना चाहिए ना, दीज कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए मैंने उसके नीचे रेड लाइन किया था। ठीक है, पढ़ते हुए, और मुझे यहां पर पता चल गया टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड लॉजिकल डायमेंशन, कहां पर था, एक सेकेंड है,
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एंड डायमेंशन, देखो यहां पर मुझे कीवर्ड मिल गए कैरेक्टरिस्टिक एंड डायमेंशन, तो ऑब्वियस सी बात है इसी कैरेक्टरिस्टिक की तो वो बात कर रहा होगा, तो सीधा वो जाएगा ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक एंड डायमेंशन। समझ रहे हो ना कैसे लिंक हो गया। तो आप लोगों ने जब सेंटेंस पढ़ना है, अब देखो सी आप लोगों ने जो टेस्ट आप लोग जो दोगे वो आप लोग दोगे कंप्यूटर में अब ऐसे आप लोग रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर क्या करना है, जो भी सेंटेंस पढ़ते हो, जैसे सेंटेंस ए पढ़ा मैंने, ठीक है, इस पे मुझे क्या कीवर्ड्स मिले थे, दिस, एक्चुअल में तो पूरा काम ये करता है आपका प्रोनाउन ही करता है, प्रोनाउन ही लिंक करेगा, सारे आपके सारे चेन्स को प्रोनाउन ही लिंक करेंगे, ठीक है। तो मैं सेंटेंस ए के लिए क्या लिख देता वहां पे, दिस कैरेक्टरिस्टिक एंड डायमेंशन लिख के छोड़ देता, ए के आगे लिख देता दिस कैरेक्टरिस्टिक एंड डायमेंशन, ठीक है। बी के आगे लिख देता कॉन्ट्रास्टिंगली द सीआरएम, बस इतना ही लिखता। सी के आगे क्या लिख देता, दीज बुक्स लिख देता, ठीक है। डी के आगे लिख देता अनदर पॉइंट्स और एनआरएम लिखता। ई के आगे क्या लिख देता, न्यूमरस बुक्स, और फर्स्ट सेंटेंस कर देता। जैसे न्यूमरस बुक फर्स्ट सेंटेंस करता, सीधा मैं सी पे चले जाता, क्यों, क्योंकि सी पे बात हो रही है दीज बुक्स की, क्लियर। और सी के साथ मैं एक और चीज लिखता कि उसने दो कैरेक्टरिस्टिक की बात की है, एनआरएम और सीआरएम, सीधा वहां पर जाता तो सीधा मैं यहां पर आ जाता, दीज टू टाइप्स पे आ जाता, इस कीवर्ड पे आ जाता। समझ रहे हो ना, खाली कीवर्ड से ही आप लोग पैराजंबल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जितना भी वो टिपिकल बनाने की कोशिश करे, आप लोग इजीली उसे कीवर्ड्स अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जो ये कीवर्ड वाला अप्रोच है ना, इस अप्रोच को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं 10 वीडियो बना के 10 अप्रोचेस आपको सिखा दूंगा, कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का पैराजंबल का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा पैराजंबल पे। अब प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, ठीक है। मैंने एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए और मैंने उस पे आप लोगों को पूरा कीवर्ड्स को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ भी गए होंगे। अब क्या करना है आप लोगों ने, अब आप लोग कम से कम 50 अच्छे क्वेश्चंस करो और उस पे कीवर्ड्स अप्रोच को यूज करो, लिंक करने की कोशिश करो। एक बार सीख गए, एक बार सीख गए, ट्रस्ट मी, पैराजंबल 2 मिनट पे पूरे 5 क्वेश्चन टिक कर लोगे एग्जाम पे, सही वो भी, ठीक है। मेंस पे भी आता है, प्री में भी आता है, ठीक है। इंग्लिश का कट ऑफ वहीं पे आप लोगों का 2 मिनट पे क्लियर हो जाएगा, क्लियर। 7-8 नंबर कट ऑफ जाता है, 5 नंबर यहां पर स्कोर कर दिया बस, उसके बाद 2-3 नंबर और लाने। इवन जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो भी यहां पे वर्कआउट करो, क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ कीवर्ड्स, ये तो एक मैथमेटिकल फंडा है, ठीक है। यहां पर कीवर्ड्स का ही अप्रोच है। बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं इंग्लिश का पेपर बिकॉज उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि आप लोग पैराजंबल के 5 क्वेश्चन, चलो आपको कुछ समझ में नहीं आता, 5 मिनट पे तो लिंक कर लोगे कीवर्ड से, अब 5 मिनट से कीवर्ड से लिंक कर लो, और 5 मिनट पे और वोकैबुलरी ग्रामर पढ़ा है वहां से क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 10 क्वेश्चन करके आओ, 10 सही क्वेश्चन करके आओ, इंग्लिश का कट ऑफ आप लोगों का क्लियर हो गया। मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक है। बच्चे ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, बट इंग्लिश के कट ऑफ पे अटक जाते, ठीक है। उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, 50 पैराजंबल के क्वेश्चन सॉल्व करो, कीवर्ड अप्रोच को लेते हुए एग्जाम्स पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे उससे पहले नहीं होगा, बट प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन के प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता कि यहां पर देख लिया कैसे सॉल्व हुआ है, एग्जाम पे चलो अब तो समझ गया कि ऐसे अप्रोच बनना है, एग्जाम पे जाके कर लूंगा, ये अप्रोच रखोगे कभी सॉल्व नहीं होगा पेपर पे क्वेश्चन, जब तक खुद से 50 60 70 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है नहीं होगा। डेली का एक पैराजंबल करो, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं, एक पैराजंबल बस डेली का, क्लियर, ठीक है। ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। सॉरी लेक्चर के बीच में डिस्टरबेंस के लिए, ठीक है। और होपफुली आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए होंगे। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर ले, बाकी यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि
जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आप लोगों को मिलते रहे। बेटर यही होगा कि फेसबुक के ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहे, क्योंकि फेसबुक पे हम लोग यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारी चीज फेसबुक पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग प्लान डिस्कस करते हैं, आप लोगों के साथ चैट हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो वहां से आप लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, बट मैं रिप्लाई भी नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतने मैसेज आते हैं ना, ट्रस्ट मी, कि रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, पढ़ लूँ वो भी बहुत पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी तो। ठीक है, 3-3 4-4 दिन बाद कोई मैसेज मैं पढ़ रहा होता हूँ। क्लियर, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैसेज पढ़ लूँ तो आपको रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, और जिन लोगों को रिप्लाई नहीं आता है, सॉरी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को मैं रिप्लाई दे दूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। क्लियर, बाकी पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम क्लियर होगा। क्लियर, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस टाइम वेस्ट नहीं करना। पढ़ाई, पढ़ाई एंड ओनली पढ़ाई, दिस इज द मोटो ऑफ ऑनलाइन गुरुजी। ठीक है, एंड आप लोगों का भी यही होना चाहिए, पढ़ाई, पढ़ाई एंड ओनली पढ़ाई। कब तक करना है पढ़ाई? जब तक नहीं हो जाता आप लोगों की कहीं अच्छी जॉब में प्लेसमेंट। क्लियर, जो आप लोगों की डिजायर जॉब है, जब तक आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते तब तक पढ़ाई करनी है। पढ़ाई को तो खैर लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करना ही है, बट स्टिल जो कहते हैं ना, उसे पूरा जोर लगा के जो पढ़ाई होती है, ठीक है, वो अभी आप लोगों के पास टाइम है। टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो, ट्रस्ट मी, बाद में बहुत पछताओगे। क्लियर, तो अभी से पढ़ लो, सीरियस होके पढ़ो, कंपटीशन बहुत ही हाई है। क्लियर, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग कंपटीशन को क्लियर करके टॉप पोजीशंस पे आना, सिलेक्शन चाहते हो, तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, ये नहीं कि खाली दिखाने के लिए। किसी को दिखाने के लिए कभी पढ़ाई नहीं होती। जब तक अपने दिल से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, पेरेंट्स को दिखाने के लिए बुक खोल के बैठ गए, बगल में व्हाट्सएप पे चैट पे लगे हो या फेसबुक पे चैट पे लगे हो, उसे मैं पढ़ाई कंसिडर नहीं करता हूँ। क्लियर, पढ़ाई वो है जहां पर अंदर से पढ़ाई करोगे, मतलब वो फीलिंग्स है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे क्लियर करना है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए। जब तक वो वाली फीलिंग नहीं आएगी, सिलेक्शन नहीं होता है। क्लियर, तो इसलिए पढ़ो और पढ़ते रहो। ओके, ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर हो गया ये। क्लियर, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, क्या किसी एक बच्चे ने लिखा था कि जैसे शक्तिमान पे आता नहीं था लास्ट पे, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। ठीक है, उस टाइप का डिस्कशन हो जाता है हर लेक्चर के लास्ट में। ठीक है, बट देखो सीरियसली पढ़ाई करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। कंपटीशन देखा है ना, एसबीआई पीओ का अगर कितनी वैकेंसी है, शायद 2300 वैकेंसी है ना, 20-25 लाख लोग फॉर्म भर देंगे इसका। ठीक है, वहां 20-25 लाख बच्चों से छट के आना कितना टफ है, समझ सकते हो। ठीक है, चलो उसमें से मान लिया कि से 15 लाख सीरियस नहीं होंगे, बट 5 लाख तो होंगे सीरियस। ठीक है, तो उन 5 लाख से भी आना आगे बहुत टफ है। ठीक है, जब तक पढ़ोगे नहीं होता सिलेक्शन। क्लियर, इसलिए पढ़ाई करो। क्लियर, ओके, थैंक यू।